खानापुर, बेलगाम जिला, कर्नाटक। एक छोटा सा कस्बा जहां सुबह की ताजी हवा में खेतों की खुशबू घुली रहती है। गलियां संकरी, मकान पुराने और लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। गांधीनगर इस कस्बे का एक ऐसा मोहल्ला जहां हर घर की कहानी पड़ोसियों की जुबान पर होती थी। यहां रहता था सुरेश बंडीवड्डर, 32 साल का एक मेहनती इंजीनियर जिसकी जिंदगी अपने काम में डूबी थी। उसका 2 मंजिला मकान सादगी भरा था। आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग्स और सामने एक छोटा सा बगीचा। सुरेश की पत्नी स्नेहा, लगभग 30 साल की, 2 बच्चों की मां, घर की जिम्मेदारी संभालती थी। स्नेहा की खूबसूरती की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और वो मुस्कान जो हर किसी को प्रभावित करती। लेकिन सुरेश की नौकरी उसे हफ्तों हफ्तों बाहर रखती। बच्चे, 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी सुबह स्कूल चले जाते और स्नेहा घर में अकेली रह जाती। स्नेहा का दिन व्यस्त रहता। सुबह बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल छोड़ना, फिर घर के काम, रसोई में सब्जियां काटना, कपड़े धोना, आंगन साफ करना। लेकिन दोपहर के वो घंटे जब सूरज चढ़ता और मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता, वो अकेलापन उसे खाए जाता। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती या पुरानी तस्वीरें निकालकर सुरेश के साथ बिताए पल याद करती। शादी के शुरुआती सालों में सुरेश और स्नेहा की जोड़ी को देखकर लोग जलते थे। लेकिन अब सुरेश की लगातार अनुपस्थिति ने उनके रिश्ते में एक खालीपन पैदा कर दिया था। स्नेहा को बात करने वाला कोई नहीं था। पड़ोस की औरतें आती, लेकिन उनकी गपशप में स्नेहा को मजा नहीं आता। वो अकेलेपन से जूझ रही थी। पड़ोस में रहता था यल्लप्पा बंडीवड्डर, 60 साल का एक रिटायर्ड किसान, जिसका जीवन अब खेतों से ज्यादा घर की चौखट तक सिमट गया था। उसकी पत्नी सावित्री, 55 साल की, घर के कामों में व्यस्त रहती। उनका इकलौता बेटा यशवंत, जिसे लोग अनिल भी बुलाते, 25 साल का जवान लड़का था। यशवंत एक लोकल दुकान पर काम करता था। लंबा कद, स्मार्ट चेहरा और वो हंसी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती। सुरेश और यल्लप्पा के परिवार रिश्ते में दूर के भाई थे, इसलिए यशवंत स्नेहा को भाभी कहता। शुरुआत में सब सामान्य था। यशवंत कभी कभार सुरेश के घर आता, कभी बच्चों के साथ खेलने, कभी कोई सामान मांगने। स्नेहा उसे चाय पिलाती और हंसी मजाक में बातें होती। भाभी, बच्चे स्कूल में कैसे हैं? यशवंत पूछता। स्नेहा जवाब देती, बस शरारत करते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी जो धीरे धीरे गहरी होने लगी। एक दिन की बात है, गर्मी की दोपहर थी और स्नेहा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसकी नीली साड़ी हवा में लहरा रही थी। यशवंत पड़ोस की छत पर खड़ा था और उसकी नजर स्नेहा पर टिक गई। वो उसकी मुस्कान, उसके चाल ढाल को देखता रहा। उसके मन में पहली बार स्नेहा के लिए कुछ अलग सा ख्याल आया। स्नेहा ने उसकी नजर पकड़ ली, लेकिन मुस्कुराकर अनदेखा कर दिया। यशवंत का मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, भाभी इतनी अच्छी है, भैया इतने बाहर क्यों रहते हैं? उस दिन के बाद यशवंत का स्नेहा के घर आना जाना बढ़ गया। कभी वो कहता, भाभी, मां ने थोड़ा चीनी मांगा है। कभी, बच्चों के लिए टॉफी लाया हूं। स्नेहा को उसकी ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी। वो अकेलापन जो उसे काटता था, यशवंत की बातों में कुछ कम होने लगा। धीरे धीरे यशवंत की बातें और गहरी होने लगी। एक दिन स्नेहा रसोई में थी। यशवंत आया, भाभी, आज चाय पिलाओ ना। स्नेहा ने हंसकर कहा, रोज चाय के बहाने आता है अनिल। लेकिन वो चाय बनाने लगी। यशवंत रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर बातें करता रहा। भाभी, आप हमेशा इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? स्नेहा ने हंसकर टाला, बस तू भी ना। लेकिन उसकी तारीफों ने स्नेहा के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। यशवंत ने एक दिन उसका मोबाइल नंबर मांगा। भाभी, कभी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, मैं पड़ोस में ही हूं।
स्नेहा ने बिना ज्यादा सोचे नंबर दे दिया। उस रात यशवंत ने मैसेज किया, भाभी, नींद नहीं आ रही, आप क्या कर रही हो? स्नेहा ने जवाब दिया, बस बच्चों को सुलाया, अब सोने की कोशिश कर रही हूं। ये छोटी सी बातचीत जल्द ही रोज की आदत बन गई। यशवंत अब हर रात स्नेहा को मैसेज करता, भाभी, आज आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। स्नेहा जवाब देती, अनिल, तू भी ना, चापलूसी करता है। लेकिन उसे ये तारीफें अच्छी लगने लगी। सुरेश महीनों में एक बार आता, और वो भी थका हारा। स्नेहा को उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं मिलती थी जो यशवंत की बातों में थी। यशवंत की तारीफें, उसका ध्यान स्नेहा के लिए एक नया अनुभव था। वो अकेलापन जो उसे सालों से सताता था, अब धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन ये नजदीकियां अब एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। एक दोपहर, जब बच्चे स्कूल में थे और सुरेश बाहर, यशवंत स्नेहा के घर आया। स्नेहा लिविंग रूम में बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। यशवंत ने कहा, भाभी, आज कुछ खास बात करो। स्नेहा ने हंसकर कहा, क्या खास? तू ही बता। यशवंत करीब आया और बोला, भाभी, मैं दिन रात आपके बारे में सोचता हूं। स्नेहा चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यशवंत ने उसका हाथ पकड़ा। स्नेहा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक कमजोरी थी। अनिल, ये गलत है, उसने धीरे से कहा। लेकिन यशवंत ने कहा, भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये शब्द स्नेहा के लिए एक झटका थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी यशवंत के लिए भावनाएं जाग चुकी थी। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो पल इतना भावुक था कि स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। यशवंत ने उसे सांत्वना दी और दोनों ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन मोहल्ले की नजरें तेज थी। पड़ोस की लक्ष्मी ने एक दिन यशवंत को स्नेहा के घर से निकलते देखा। उसने अपनी सहेली कमला को बताया, कुछ तो गड़बड़ है, अनिल रोज स्नेहा के घर जाता है। कमला ने कहा, अरे, भाभी देवर का रिश्ता है, क्या पता बस मदद करने जाता हो। लेकिन लक्ष्मी का शक गहरा गया। उसने एक दिन यशवंत को स्नेहा के आंगन में देखा, जहां वो हंसते हुए बात कर रहे थे। ये खबर मोहल्ले में फैलने लगी। चाय की दुकान पर, जहां मर्द जमा होते, बात शुरू हुई। सुरेश का भाई उसकी बीवी के साथ ज्यादा ही घुल मिल रहा है। एक ने कहा, स्नेहा भी तो 2 बच्चों की मां है, उसे क्या हो गया? दूसरा बोला। बातें बढ़ती गई और आखिरकार सुरेश तक पहुंची। उसका दोस्त रमेश ने फोन किया, सुरेश, मोहल्ले में बातें चल रही है, यशवंत और स्नेहा के बारे में। सुरेश को यकीन नहीं हुआ। अनिल मेरा भाई है, स्नेहा मेरी बीवी, ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन शक का बीज बो गया। सुरेश ने स्नेहा से पूछा। स्नेहा ने आंसू बहाकर कहा, मैं वफादार हूं। लोग झूठी बातें करते हैं। सुरेश ने भरोसा किया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो यशवंत से मिला। अनिल, तू मेरे घर क्यों जाता है? यशवंत ने कहा, भैया, बस भाभी को अकेला न लगे, इसलिए। सुरेश को जवाब सामान्य लगा, लेकिन शक बरकरार रहा। गांधीनगर की संकरी गलियां, जहां सुबह की धूप में बच्चे साइकिल चलाते और औरतें आंगन में गपशप करती, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। स्नेहा और यशवंत का रिश्ता अब मोहल्ले की जुबान पर था। स्नेहा का घर, जो कभी बच्चों की हंसी और सुरेश की वापसी का इंतजार करता था, अब यशवंत की आहटों का ठिकाना बन चुका था। स्नेहा, जो पहले अपने बच्चों और घर में डूबी रहती थी, अब हर पल यशवंत की बातों में खोई रहती। उसका दिन अब उसी के इर्द गिर्द घूमता। सुबह बच्चे स्कूल भेजने के बाद वो जल्दी जल्दी काम निपटाती, ताकि यशवंत के आने का इंतजार कर सके। उसकी नीली साड़ी, जिसे यशवंत ने एक बार तारीफ की थी, अब उसकी पसंदीदा बन गई। वो आईने के सामने ज्यादा वक्त बिताने लगी, बालों को संवारती और थोड़ा सा काजल लगाती। क्या मैं अभी भी सुंदर हूं? वो खुद से पूछती,
और यशवंत की तारीफें उसे यकीन दिलाती। यशवंत भी अब पूरी तरह स्नेहा के रंग में रंगा था। उसकी दुकान का काम अब सिर्फ एक बहाना था। सुबह दुकान खोलते ही उसका मन स्नेहा के घर की ओर भागता। वो बहाने बनाता, कभी बच्चों के लिए टॉफी, कभी मां के लिए कोई सामान। लेकिन असल में वो स्नेहा की एक झलक पाने को बेताब रहता। उसकी बातें अब और गहरी हो चली थी। भाभी, आप मेरे लिए सब कुछ हो, वो एक दिन फुसफुसाया जब वो स्नेहा के घर के आंगन में बैठे थे। स्नेहा ने हंसकर टाला, अनिल, तू भी ना, बस बातें बनाता है। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो यशवंत को और करीब खींचती। दोनों की बातचीत अब फोन पर भी रातों तक चलती। यशवंत रात में मैसेज करता, भाभी, आज आपकी याद में नींद नहीं आई। स्नेहा जवाब देती, अनिल, तू मुझे भी सोने नहीं देता। ये बातें जो मजाक में शुरू हुई थी अब एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल चुकी थी। स्नेहा को यशवंत का साथ, उसकी तारीफें, उसका ध्यान, सब कुछ एक नशे की तरह लगने लगा। एक दिन की बात है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। स्नेहा घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल में थे और सुरेश बेंगलुरु में। यशवंत आया, थोड़ा भीगा हुआ। भाभी, बारिश में भी आपका घर सबसे सुंदर लगता है, उसने मुस्कुराकर कहा। स्नेहा ने उसे तौलिया दिया। अनिल, तू भीग गया, अंदर आ, चाय बनाती हूं। दोनों लिविंग रूम में बैठे। चाय की चुस्कियों के बीच यशवंत ने स्नेहा का हाथ पकड़ा। भाभी, मैं सचमुच आपके बिना नहीं रह सकता। स्नेहा की आंखें नम हो गई। अनिल, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चों की मां। लेकिन यशवंत ने कहा, प्यार गलत से ही नहीं देखता, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। स्नेहा के मन में ग्लानि थी, लेकिन यशवंत की बातों ने उसे बहा लिया। वो पल उनके रिश्ते को और मजबूत कर गया। लेकिन गांधीनगर की दीवारों के कान थे। पड़ोस की लक्ष्मी, जो हमेशा खिड़की से झांकती रहती, ने एक दिन यशवंत को स्नेहा के घर से निकलते देखा। उसने अपनी सहेली कमला को बताया, देख, अनिल फिर स्नेहा के घर गया, कुछ तो गड़बड़ है। कमला ने कहा, अरे, भाभी देवर का रिश्ता है, शायद बस मदद करने जाता हो। लेकिन लक्ष्मी का शक गहरा गया। उसने एक दिन देखा कि यशवंत और स्नेहा आंगन में हंसते हुए बात कर रहे थे। स्नेहा की हंसी, यशवंत का उसे गौर से देखना, लक्ष्मी को सब कुछ गलत लगा। उसने मोहल्ले की दूसरी औरतों से बात की और खबर फैलने लगी। चाय की दुकान पर, जहां मोहल्ले के मर्द जमा होते, बात शुरू हुई। सुरेश का भाई उसकी बीवी के साथ ज्यादा घुल मिल रहा है, एक ने कहा। स्नेहा भी तो कम नहीं, 2 बच्चों की मां होकर ये सब, दूसरा बोला। बातें बढ़ती गई और जल्द ही सुरेश के रिश्तेदारों तक पहुंची। सुरेश उस समय बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट पर था। एक रात उसका दोस्त रमेश ने फोन किया, सुरेश, मोहल्ले में बातें चल रही हैं, यशवंत और स्नेहा के बारे में। सुरेश को यकीन नहीं हुआ। अनिल मेरा भाई है, स्नेहा मेरी बीवी, ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन रमेश ने कहा, तू एक बार घर जा, खुद देख ले। सुरेश का मन बेचैन हो गया। उसने स्नेहा को फोन किया, स्नेहा, लोग तुम और यशवंत के बारे में बातें कर रहे हैं, सच क्या है? स्नेहा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या बातें? मैं तो बच्चों और घर में व्यस्त रहती हूं, लोग बस यूं ही गप्पे मारते हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी और आंसुओं की हल्की सी छाप। सुरेश को भरोसा हो गया, लेकिन शक का बीज बो गया।
सुरेश ने प्रोजेक्ट जल्दी खत्म किया और घर लौट आया। उस रात जब बच्चे सो गए, उसने स्नेहा से फिर सवाल किया, बता, सच क्या है? यशवंत के साथ कुछ है? स्नेहा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सुरेश, मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? यशवंत बस मदद करने आता है। सुरेश ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके मन में एक कांटा चुभ गया। अगले दिन वो यशवंत से मिला। अनिल, तू मेरे घर क्यों जाता है? यशवंत ने हंसकर कहा, भैया, बस भाभी को अकेले डर न लगे, इसलिए चेक करने चला जाता हूं। सुरेश को जवाब सामान्य लगा, लेकिन उसकी आंखों में शक था। इधर स्नेहा और यशवंत का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वो चोरी छुपे नहीं मिलते थे। यशवंत रात में भी स्नेहा के घर आता। एक रात बारिश हो रही थी। स्नेहा ने दरवाजा खोला और यशवंत भीगा हुआ अंदर आया। भाभी, तुम्हें देखने का मन किया, वो बोला। स्नेहा ने उसे तौलिया दिया और दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। अनिल, ये रिश्ता हमें कहाँ ले जाएगा? स्नेहा ने पूछा। यशवंत ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मेरे साथ चलो, सब छोड़ दो। स्नेहा चुप रही, लेकिन उसके मन में ये ख्याल घर कर गया। मोहल्ले में बातें अब खुलकर होने लगी। लक्ष्मी ने एक दिन स्नेहा को टोका, स्नेहा, तू क्या कर रही है? यशवंत के साथ ये सब ठीक नहीं। स्नेहा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। लेकिन लक्ष्मी ने बात नहीं छोड़ी। उसने यल्लप्पा की पत्नी सावित्री को बताया। सावित्री को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि यशवंत जिद्दी है। इधर स्नेहा और यशवंत ने फैसला कर लिया कि वो भाग जाएंगे। गांधीनगर की गलियां, जो कभी बच्चों की हंसी और पड़ोसियों की गपशप से गूंजती थी, अब एक भारी खामोशी में डूबी थी। स्नेहा और यशवंत का रिश्ता अब मोहल्ले की हर जुबान पर था। लोग चुपके बातें करते, लेकिन उनकी नजरों में तिरस्कार और गुस्सा साफ दिखता। स्नेहा, जो पहले मोहल्ले की शान थी, अब काना फूसियों का केंद्र बन चुकी थी। यशवंत, जिसे लोग एक स्मार्ट और मेहनती लड़के के तौर पर जानते थे, अब वो लड़का बन गया जिसने अपने भाई की बीवी को लुभाया। सुरेश, जो अपने काम में डूबा रहता था, अब इस बदनामी के बोझ तले दब चुका था। लेकिन इस कहानी का असली तूफान तब शुरू हुआ जब स्नेहा और यशवंत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। घटना से 2 दिन पहले, एक रात जब चांद बादलों में छुपा था और मोहल्ला गहरी नींद में डूबा था, स्नेहा अपने घर में बैठी थी। उसके बच्चे, 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी, बिस्तर पर सो रहे थे। स्नेहा ने उन्हें देखा। उनके मासूम चेहरों पर सुकून था। उसका दिल पसीजा। मैं अपनी ममता को कैसे छोड़ दूं? उसने सोचा। लेकिन यशवंत की बातें, उसकी तारीफें, उसका साथ, वो सब उसे एक अनजान ताकत दे रहा था। मैं अनिल के बिना नहीं जी सकती, उसने खुद से कहा। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक चांदी का हार जो यशवंत ने उसे दिया था। आधी रात को, जब मोहल्ला सो रहा था, स्नेहा चुपके से घर से निकली। बाहर यशवंत अपनी पुरानी बाइक पर इंतजार कर रहा था। चलो भाभी, उसने धीरे से कहा। स्नेहा उसके पीछे बैठी और दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। वो खानापुर से बाहर निकले और पास के एक छोटे से शहर में एक सस्ते होटल में रुके। उन 2 दिनों में वो दुनिया से कट गए। होटल का कमरा छोटा था, लेकिन उनके लिए वो एक नया संसार था। स्नेहा और यशवंत ने घंटों बातें की, भविष्य के सपने बुने। हम शादी करेंगे भाभी, नया जीवन शुरू करेंगे, यशवंत ने कहा। स्नेहा ने जवाब दिया, हां अनिल, बस तुम्हारे साथ। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, हंसते और अपने रिश्ते को और मजबूत करते। स्नेहा को अपने बच्चों की याद आती, लेकिन यशवंत की बाहों में वो सब भूल जाती। यशवंत उसे गले लगाता और कहता, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन बाहर गांधीनगर में तूफान मच चुका था। सुबह जब सुरेश उठा तो स्नेहा को घर में न पाकर वो घबरा गया। बच्चों ने रोते हुए पूछा, मम्मी कहाँ गई? सुरेश ने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जल्द ही खबर फैल गई। स्नेहा यशवंत के साथ भाग गई। मोहल्ले में हंगामा मच गया। सुरेश का घर लोगों से भर गया। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए। सुरेश, ये क्या हो गया? एक चाचा ने पूछा। तू बाहर रहता था, ये तो होना ही था, एक रिश्तेदार ने ताना मारा। सुरेश टूट गया। वो रोया, चिल्लाया, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की मां ऐसा कैसे कर सकती है? समाज में उसकी बदनामी होने लगी। लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते, सुरेश की बीवी ने उसे धोखा दिया। सुरेश का गुस्सा अब शराब में डूबने लगा। हर शाम वो बोतल लेकर यशवंत के घर के सामने पहुंचता। यल्लप्पा, यशवंत का पिता, बाहर बैठा होता। सुरेश चिल्लाता, यल्लप्पा, तेरा बेटा मेरी बीवी को भगा कर ले गया, तुझे पता है ना वो कहां है? यल्लप्पा शांत रहने की कोशिश करता, लेकिन सुरेश की गालियां सुनकर उसका भी खून खौलने लगा। चुप कर, सुरेश। पहले अपनी बीवी को संभालता, उसने एक दिन जवाब दिया। दोनों में हाथापाई हो गई। पड़ोसियों ने उन्हें अलग किया, लेकिन सुरेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। यल्लप्पा परेशान हो गया। उसका बेटा गलती पर था, लेकिन पूरा परिवार बदनाम हो रहा था। उसे पता था कि यशवंत और स्नेहा कहां हैं। एक दोस्त ने बताया था। यशवंत ने अपने पिता को फोन करके कहा, पापा, हम वापस आएंगे। लेकिन सुरेश का गुस्सा ठंडा होने दो। यल्लप्पा ने इंतजार किया, लेकिन सुरेश का हंगामा बढ़ता गया। वो रोज यल्लप्पा के घर पहुंचता, पत्थर फेंकता और धमकियां देता। यल्लप्पा को अब लगने लगा कि ये मामला और बर्दाश्त नहीं होगा। उसने फैसला किया कि समाज की बैठक बुलाई जाए। 3 अगस्त 2025 को बेलगावी खानापुर रोड पर स्थित मारुति मंदिर में दोपहर के समय बैठक तय हुई। यल्लप्पा ने सुरेश को बुलाया, चलो समाज के सामने बात करें, कोई हल निकालें। सुरेश सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। यल्लप्पा ने यशवंत को फोन किया, आ जाओ, बैठक है। यशवंत और स्नेहा लौट आए। 3 अगस्त की दोपहर सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। मारुति मंदिर पुराना था, लाल पत्थरों से बना, जहां लोग पूजा के लिए आते। मंदिर के आंगन में करीब 20 लोग जमा थे। सुरेश के रिश्तेदार, यल्लप्पा के दोस्त और मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग। यल्लप्पा अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठा था। यशवंत और स्नेहा एक कोने में खड़े थे। दोनों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। स्नेहा की आंखें नीची थी और यशवंत उसका हाथ थामे खड़ा था। सुरेश आया, उसकी आंखें लाल थी, जैसे रात भर सोया न हो। बैठक शुरू हुई। एक बुजुर्ग ने कहा, यह क्या हो रहा है? परिवार में ऐसा पाप? यल्लप्पा ने जवाब दिया, हम सब मिलकर हल निकालेंगे। लेकिन सुरेश का गुस्सा फूट पड़ा। हल क्या? मेरी बीवी को छीन लिया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने यशवंत की ओर देखा और चिल्लाया, तू मेरा भाई है और मेरी बीवी के साथ ये सब? यशवंत ने जवाब दिया, भैया, मैं स्नेहा से प्यार करता हूं, अब हम साथ रहेंगे। ये शब्द सुरेश के लिए आग में घी की तरह थे। उसका चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो यशवंत की ओर बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। यशवंत ने उसे धक्का दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मंदिर का आंगन गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, रुको, शांत हो जाओ। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। यल्लप्पा बीच में आया, सुरेश, शांत हो जा। लेकिन सुरेश ने उसे भी धक्का दिया। यशवंत ने सुरेश को मुक्का मारा। सुरेश गिरा, लेकिन उठकर फिर लड़ा। तभी यल्लप्पा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, वो चाकू जो वो खेती के काम के लिए रखता था। गुस्से में उसने सुरेश के पेट पर वार किया। पहला वार, खून की धार बही।
सुरेश चीखा, हाय। दूसरा वार, तीसरा। सुरेश का पेट बुरी तरह कट गया। खून जमीन पर फैलने लगा। सागर आष्टेकर, एक रिश्तेदार, सुरेश को बचाने आया। रुक जाओ। लेकिन यल्लप्पा ने उस पर भी चाकू चला दिया। सागर की बाह से खून बहने लगा। मंदिर में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाए, भागे। स्नेहा डर के मारे कांप रही थी। उसने यशवंत का हाथ पकड़ा। यशवंत और यल्लप्पा रुक गए, लेकिन देर हो चुकी थी। सुरेश जमीन पर तड़प रहा था, खून में लथपथ। कुछ लोगों ने उसे और सागर को उठाया और एक निजी गाड़ी से खानापुर के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने देखा, सुरेश की हालत गंभीर थी। उसे बेलगावी के सरकारी अस्पताल भेजा गया। लेकिन रास्ते में ही सुरेश ने आखिरी सांस ली। उसकी मौत की खबर ने मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। पुलिस आई। शिकायत दर्ज हुई। यल्लप्पा, यशवंत और सावित्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला कोर्ट में है और यह तय होगा कि सजा क्या होगी। लेकिन इस कहानी का असली सबक यह है, प्यार और गुस्सा अगर होश खो दे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। स्नेहा और यशवंत का रिश्ता, सुरेश का गुस्सा, यल्लप्पा का चाकू, सबने मिलकर एक त्रासदी रच दी।